सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और भाई बहुत सारी शुभकामनाएं दे देते हैं क्योंकि आज है प्रबोधिनी एकादशी। हाँ, है ना? तो बिल्कुल, तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आज पिटारे में हम क्या क्या लेकर आए हैं मंजरी जी? भाई आज पिटारे में जो चीजें हैं ना कि उसमें तो भाई हम आमंत्रण देंगे और उसके बाद निमंत्रण भी देंगे, है ना? भाई जब व्रत त्योहार उत्सव या कोई उत्सव का माहौल है घर में, तो अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को आमंत्रण या निमंत्रण देना तो बनता है। लेकिन आमंत्रण और निमंत्रण में थोड़ा सा अंतर भी है। बहुत बारीक सा जो अंतर है उस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही जब मेहमान घर में आएंगे तो कई तरह के व्यंजन तो बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, हमें पता था कि आप मुझसे आज व्यंजन बनवा के रहेंगी लेकिन हम सोचते हैं कि जो हमारी सखियां हैं, हमारे सखा हैं, आज हम उनसे भी पूछ लें कि भाई आप ने कभी क्या क्या बनाया। सखियां तो हमेशा बनाती देखिए, लेकिन हम अपने सखाओं से भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने कब क्या चीज पहली बार बनाई। हाँ, है तो ना? मंजरी जी एक तरह से आप उनसे रेसिपी चाहिए ना, अपनी रेसिपी बताएं। परीक्षा की घड़ी ही ले, मतलब परीक्षा ले रही हैं आप हमारे सखाओं की जो सुन रहे हैं हमें। परीक्षा तो क्या ले रहे हैं, लेकिन उनको याद दिला रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि सखियां निपुण होती हैं, सखियां तो होती हैं, लेकिन सखा भी बहुत निपुण होते हैं खाना बनाने में। बिल्कुल, तो आज देख लेते हैं आता है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हमारी जो आज सखी विशेष में हम बात करेंगे डॉक्टर लीला ओमचेरी भल्ला की, जो शास्त्रीय गायिका है, और उनके बारे में बात करेंगे। और आकांक्षा, चूंकि आज है प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी 11 जिसे कहा जाता है, और आज के दिन ही जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तो उनके शालिग्राम अवतार का तुलसी जी से विवाह कराए जाने की परंपरा भी है। और 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के बीच श्लोक पढ़कर प्रभु को जगाया जाता है। और वो संस्कृत का श्लोक होता है, लेकिन आप चाहे तो उसे हिंदी में भी कह के अपने मन में जैसी आपकी श्रद्धा है आप उस तरह से भगवान को जगा सकते हैं कि उठो देवा, बैठो देवा कहकर भी उन्हें आप उठा सकते हैं। भाई शास्त्रों के अनुसार श्री हरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है और फलों के साथ नैवेद्य निवेदित किया जाता है। उपवास भी कई लोग रखते हैं। तो एकादशी में रात भर जागकर हरि नाम संकीर्तन करने से प्रभु की प्रसन्नता और आशीर्वाद की हम सभी कामना करते हैं। और पूर्ण हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। और इस दिन जब तप, स्नान, दान, होम जो करते हैं उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन के बाद से मांगलिक कार्यों का आयोजन भी शुरू हो जाता है। तो भाई आकांक्षा, सब लोगों को इंतजार है कि कब ये मांगलिक उत्सव शुरू होंगे, तो भाई इंतजार खत्म हो गया है ना? वैसे पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा कि हे भगवान, आप दिन रात जगते हैं, एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए और आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय का आराम मिलेगा। और लक्ष्मी जी की बात उन्हें उचित लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में मैं शयन किया करूंगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। बिल्कुल। और मंजरी जी, कल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि होगी। तो तुलसी विवाह का जो प्रयोजन होता है वो द्वादशी के दिन किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। कुछ महिलाएं पूरे कार्तिक मास सुबह 4 बजे स्नान कर तैयार हो तुलसी पूजन करती हैं, विधि विधान से पूजा कर कर दीपक जलाती हैं। फिर तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से
पूजा अर्चना की जाती है। और आकांक्षा, तुलसी पूजा जो होती है, तुलसी पूजा कार्तिक मास में, इसमें कुमारी कन्याओं को भी कहा जाता है कि वो भी इस तरह का व्रत रखती है तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है, ऐसा मान करके वो लोग भी पूजा कर सकती हैं। और इस दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है और सुंदर मंडप में गीतों के साथ सभी मिलकर भजन गाते हैं और माना जाता है कि तुलसी का विवाह करने से कन्यादान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। बिल्कुल जी। और वैसे मंजरी जी, तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो आकांक्षा, बहुत सारी सखियों ने और सखाओं ने कमेंट भेजे हैं। तो एक संदेश मिला है कि गन्ने का मंडप सजाएंगे हम, विष्णु तुलसी विवाह का विवाह रचाएंगे हम, आप भी होना खुशियों में शामिल, तुलसी का विवाह मिलकर कराएंगे हम, तुलसी विवाह की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि हर घर के आंगन में तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। तुलसी विवाह की शुभकामना। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन। तो आइए राष्ट्रहित की कामना करते हुए ईश्वर का आवाहन करें। सभी को शुभकामनाएं जी। और इसी तरह एक और कमेंट आया है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक के मध्य श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। प्राणियों के पापों का नाश करके पुण्य वृद्धि और धर्म कर्म के में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी से को निद्रा से जागते हैं। तभी सभी शास्त्रों ने इस एकादशी को अमोघ पूर्ण फलदायी बताया गया
है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि आरंभ हो जाते हैं। कार्य, व्यापार में उन्नति, सुखद दाम्पत्य जीवन, पुत्र पौत्र एवं बांधवों की अभिलाषा रखने वाले गृहस्थों और मोक्ष की इच्छा रखने वाले सन्यासियों के लिए ये एकादशी अक्षुण फलदायी कही गई है। अतः इस दिन श्री विष्णु का आवाहन, पूजन आदि करने से उस प्राणी के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, ऐसा संदेश आया है। तो इन संदेशों के लिए हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को शुभ धन्यवाद देते हैं। और आगे भी बहुत सारे संदेश हैं। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। बाल मारे हो, बाल मोरी लट सुलझा दे, हो बाल मोरी लट सुलझा दे, बिंदिया खो गई खो गई खो गई रे, बाल मोरी लट सुलझा दे, हो बाल मोरी लट सुलझा दे। पुकारे, हो मेरे नैन है बेचैन जरा देखो जी, हो मेरा हाल है बेहाल जरा सोचो जी, बाल मारे हाय बाल मोरी लट सुलझा दे, हो बाल मोरी लट सुलझा दे। समझे न जालिम बात जरा सी, दिल है प्यासा अखियां प्यासी, समझे न जालिम बात जरा सी, हो तेरे प्यार की 100 बार कसम खाती हूँ, हो तेरे नाम से दिल थाम के रह जाती हूँ, बाल मारे हाय बाल मोरी लट सुलझा दे, हो बाल मोरी लट सुलझा दे। प्रीत ने छेड़ी है शहनाई, दिल से हो गई दिल की सगाई, सगाई, हो मेरे प्यार का ये तार कभी टूटे न, हो मेरे हाथ से ये हाथ कभी छूटे न, बाल मारे हाय बाल मोरी लट सुलझा दे, बिंदिया खो गई खो गई खो गई रे, बाल मोरी लट सुलझा दे, वो बाल मोरी लट सुलझा दे। भाई मंजरी जी, इस गीत के बाद एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। हम यूं गए और यूं आए।
देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का आकांक्षा स्वागत करते हैं और बात करते हैं। आज हमारी सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं डॉक्टर लीला ओमचेरी भल्ला के बारे में। जी। डॉक्टर लीला ओमचेरी एक शास्त्रीय गायिका, संगीतज्ञ और लेखिका हैं, यानी बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक सफल व्यक्तित्व कहा जा सकता है आपका रहा है और आपका शास्त्रीय संगीत में योगदान अप्रतिम रहा। लीला ओमचेरी का जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के तिरुवतर के मन कोई कल थरवुड में हुआ था। आपके माता पिता का नाम परमेश्वर कुरूप और लक्ष्मी कुट्टी अम्मा था। लीला ओमचेरी ने कर्नाटक संगीत गुरु थिरुवतर अरुमुगई पिल्लई भगवत थर के द्वारा कम उम्र में सीखना शुरू कर दिया था। उनके छोटे भाई जो आगे चलकर मलयालम में एक शास्त्रीय और पार्श्व गायक हुए, जिनका नाम कामुकारा पुरुषोत्तमन था। लीला ओमचेरी के परिवार में संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थी, इसीलिए उनमें भी इस प्रतिभा की रोशनी पड़ी और इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। लीला जी ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कन्याकुमारी से की और बाद में महिला कॉलेज तिरुवनंतपुरम से कर्नाटक संगीत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करी और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी संगीत में अपनी पढ़ाई जारी रखी उन्होंने और स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी मास्टर डिग्री मेरठ विश्वविद्यालय से आई और दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। आपका विवाह लेखक ओमचेरी एन पिल्लई से हुआ और वे नई दिल्ली में रह रही हैं। 2 संतानें हैं, एसडी ओमचेरी और बेटी डॉक्टर दीप्ति ओमचेरी भल्ला, जो कि नृत्यांगना होने के साथ साथ संगीत में दक्ष हैं और दिल्ली में ही संगीत विभाग में एक बड़े पद पर कार्यरत हैं। लीला ओमचेरी वर्तमान में कामुकारा स्कूल ऑफ म्यूजिक, डांस एंड रिसर्च स्टडीज तिरुवनंतपुरम के केरल में प्रोफेसर और दिल्ली में चित्रकला गुरुकुलम के प्रोफेसर और प्रिंसिपल के रूप में भी आप कार्यरत हैं। कार्य कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, आईसीसीआर और आईजीएनसीए, एसएनए, दिल्ली संस्कृत मंत्रालय और इग्नू के चयन बोर्ड की सदस्य भी हैं। डॉक्टर लीला जी ने एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख कर्नाटक संगीत अनुभाग, संगीत और ललित कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 1964 से 94 तक उन्होंने इन पदों पर काम किया। सन 1975 से 1994 में उन्होंने इंडियन म्यूजिक जर्नल वागेश्वरी के संपादकीय स्टाफ के रूप में भी काम किया। उन्होंने काफी कुछ लिखा भी। मलयालम में अभिनय संगीतम, पदुम और लीला ओमचेरीडू पठानगल के शीर्षक से लीलांजलि लघु कथाएं भी आपने लिखी। जीवथम नाटक और पार्थिविन कनावू तमिल से अनुवाद आदि कई रचनाएं, 200 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं आपके। 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। साल 2008 में पारंपरिक संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मरुनादन मलयाली पुरस्कार उन्हें दिया गया और 2003 में केरल के कलादर पन्नम से संगीत कुलपति और 2003 में गायत्री ललित कला दिल्ली से संगीता कोविडा और 1990 में अखिला केरल मरार महासभा केरल से कलाचार्य मिला आपको और 2006 में अस्तिका समाज दिल्ली से संगीता सार्वभौमा का पुरस्कार इनको मिला। संगीत और संस्कृति में योगदान के लिए पुरस्कार साल 2006 में पंचवाद्य ट्रस्ट दिल्ली द्वारा दिया गया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला और संस्कृति केंद्र एसएनए दिल्ली जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठनों से अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वरिष्ठ फेलोशिप और एसोसिएटशिप मिला इन्हें। ऐसी प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार डॉक्टर लीला ओमचेरी की संगीत यात्रा जो है वो हमें बेहद प्रेरणा देती है। मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुझसे छल किए जाए,
डाला, हाँ दिल जिसे दे डाला, पीठ मोड़ी पल पल रोए, तड़पा तड़पा तरसाए, तड़पा तरसाए मोहे, हाय हाय देखो सैया बेईमान, मुझसे छल, हाँ मुझसे छल, मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय देखो हाँ सैया बेईमान, देखो सैया बेईमान, देखो सैया बेईमान, मुझसे छल किए जाए, देखो सैया बेईमान, हाँ बेईमान। तो देखिए आकांक्षा, कमेंट हमारे आ गए कमेंट हैं। भरपूर आए हैं और सबसे मजेदार कमेंट हमें वो मिला है मंजरी जी, जो हाँ। हमने पूछा था ना कि हमारे सखा क्या बनाते हैं, तो अच्छा। एक श्रोता ने कहा है कि एक बार ही कोशिश की थी हलवा बनाने की, क्या बात है। जो बिगड़ गया था। कोई बात नहीं, दोबारा बना ले, है ना। तो चलिए एक कमेंट आया है, निमंत्रण नियत रूपेण आवाहनम नियोग करणम, आमंत्रण कामचारेण आवाहनम आगच्छेत वा न वा। निमंत्रण इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब निमंत्रित व्यक्ति का आना आवश्यक या कर्तव्य समझा जाता है। आमंत्रण इस शब्द का प्रयोग लोकाचार से बुलावा के लिए किया जाता है, आवे या ना आवे। आमंत्रण बिना समय और स्थान के लिए सर्वसाधारण होता है, निमंत्रण विशेष स्थान और समय के लिए होता है। बिल्कुल। और आमंत्रण और निमंत्रण की परिभाषा देते हुए हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में पिछले 3 अक्षर समान हैं। आ और नी, मतलब आ में आने का आग्रह छुपा हुआ है, नी में निजता छुपी हुई है, कोई अपनापन लगता है। तो इनका धन्यवाद देते हैं हम। और अगला कमेंट है कि निमंत्रण आमंत्रण बोलचाल की भाषा में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इंग्लिश में दोनों इनविटेशन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। निमंत्रण कोई भी फंक्शन के लिए आप अपने मित्र, परिवार, मोहल्ला, समाज को बुला रहे हैं, वहाँ आपका खाने पीने का पूर्ण तथा प्रबंध है। आमंत्रण में कुछ अपने परिवार और अपने मित्र ही रहते हैं, जहाँ हल्का फुल्का जलपान, पूजा पाठ के बाद वाला प्रसाद, हल्का फुल्का नाश्ता या कोई ड्रिंक, कोई भी पेय पदार्थ, शरबत, चाय, लस्सी या कोई सरकारी प्रोग्राम ज्यादातर आमंत्रित किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि कभी कॉलेज के दिनों में हम सभी हॉस्टल के दोस्त जब शाम को घूमने निकलते थे, तो रास्ते में किसी होटल या घर में शादी विवाह होते देख हम लोग एक प्रोग्राम बनाकर उस समारोह में शामिल हो जाते थे और अच्छे व्यंजनों का खूब मजा लेते थे, क्योंकि हॉस्टल का खाना खाते खाते हम लोगों के मुंह का स्वाद खराब हो जाता था। तो भाई ऐसे मौके पर न ये आमंत्रण न इन्हें आमंत्रण की जरूरत होती थी, न ये निमंत्रण का इंतजार करते थे, बस इंतजार होता था मौके का। तो हमें क्या मौका है, हमें मौका है कि एक कमेंट और पढ़ लेते हैं। एक कमेंट आया है कि लिखा है इन्होंने कि मैंने अपने मित्रों को किटी पार्टी में कुछ इस तरह निमंत्रण भेजा जिसमें ड्रेस कोड भी लिखा था। स्नेह निमंत्रण इन्होंने लिखा, सावन का आना, वसुधा पर खुशनुमा रंग चढ़ जाना, कुछ ऐसा हो रहा है कि शायद मौसम बदल रहा है, रिमझिम रिमझिम मेघ बरस रहे हैं, कोयल मोर पपीहा हौले से कुछ कह रहे हैं, शायद आपके आने का संदेश दे रहे हैं, सखियों का लहरिया लहराना सांसों में गमक भर रहा है, कपाट खिड़कियां खुली, आंखें अपलक पंत निहार रही हैं, आइए हम आपकी बाट जो रहे हैं, संगीत की स्वर लहरियां छिड़ेंगी, सखियां परियों लगेंगी, आपके आने से एक बार फिर महफिल सजेगी। क्या बात है, इतना प्रेम पूर्वक कोई आमंत्रित करेगा या निमंत्रित करेगा तो जाना तो बनता ही है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक बनता है।
विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और मंजरी जी आगे की चर्चा करेंगे इस गीत के बाद। काहे को मोरा बिछुआ बाज रे, आँखों में बेरी कजरा साज रे, बताओ ऐ हवाओ ऐ घटाओ बोलो ना, काहे को मोरा बिछुआ बाज रे, आँखों में बेरी कजरा साज रे। बोल रे कोयलिया बोल दे रे कागा, बोल रे कोयलिया बोल दे रे कागा, कैसा ये प्रेम जागा कौन रोग लागा, बिंदिया भी चुप चुप झुमका भी चुप, हाँ बिंदिया भी चुप चुप झुमका भी चुप, जवानी में ये कैसी परेशानी देखो ना, काहे को मोरा बिछुआ बाज रे, आँखों में बेरी कजरा साज रे। आने लगे पलकों में मीठे मीठे सपने, कभी तो बेगाने आए कभी आए अपने, डोले मोरा अंग अंग बदला है रंग, हो डोले मोरा अंग अंग बदला है रंग, है कैसी ये लगन ये अगन कहो ना, काहे को मोरा बिछुआ बाज रे, आँखों में बेरी कजरा साज रे। मेरी परछाइयाँ मुझको डराए रे, फूल तोड़ो मेरी कांटा चुभ चुभ जाए रे, बैठी बैठी खड़ी खड़ी सोचूं घड़ी घड़ी, ओ बैठी बैठी खड़ी खड़ी सोचूं घड़ी घड़ी, ये रुत भी सुहानी क्यों बेगानी देखो ना, काहे को मोरा बिछुआ बाज रे, आँखों में बेरी कजरा साज रे। तो भाई देखो बिछुआ छुआ तो बज रहा है, लेकिन हम भाई आमंत्रण आमंत्रण और निमंत्रण तो दे दें, है ना? आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों शब्दों में आकांक्षा कुछ सूक्ष्म सा छोटा सा अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाता है। आमंत्रण शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जब सामने वाला व्यक्ति का आना उसकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। यदि वो आना चाहे तो आ सकता है, यदि उसे कोई समस्या है तो वो नहीं भी आ सकता है जी। इसके लिए उसके विचार स्वच्छंद होते हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है कि फलाने ने फलानी जगह बुलाया है, उसे जाना ही है, और वो अपने कार्य की महत्ता के अनुसार जाने और ना जाने का निर्णय ले सकता है। हाँ, आमंत्रित करने वाला तो आपको आमंत्रण देगा ही, जैसे कवि या गायक को स्टेज पर बुलाने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। बिल्कुल ठीक। और वहीं निमंत्रण शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जब सामने वाले व्यक्ति के आने में अनिवार्यता का भाव हो, यानी कि उसका आना अनिवार्य हो, मतलब उसकी उपस्थिति खास मौके पर बेहद जरूरी है। आप उस समय, उस स्थान, उस घर में, उस उत्सव में एक सम्मानित सदस्य हैं। जैसे विवाह, शादी या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा जाता है
जिसमें आने की अनिवार्यता का भाव निहित होता है। और आमंत्रण में जरूरी नहीं कि भोजन आदि की व्यवस्था हो, इसमें औपचारिकता का भाव होता है। आमंत्रण आमतौर पर मौखिक रूप से दिया जाता है, जैसे कल आपको आप पूजा में आमंत्रित है, कल आपको आना है। आकांक्षा, आमंत्रण से मुझे एक किस्सा याद आया। बताइए। कि एक बार एक जन थे तो उनको आमंत्रित किया गया था किसी दुकान के उद्घाटन पे। तो समय दिया गया था और समय की थोड़ी देरी हो गई, कहा गया था कि आप जिस होटल में ठहरे हैं तो आपको लेने कोई आएगा और आप उसके साथ आ जाइएगा। लेकिन वो पहुंचा नहीं, तो ये पंक्चुअल थे, समय के मतलब अनुशासन वाले थे, पाबंद थे। तो उन्होंने देखा कि भाई घड़ी देखिए, समय तो और ज्यादा हो गया, 10 मिनट ऊपर खिसक गया, तो वो खुद ही पैदल चल दिए दुकान की ओर। तब तक देखा स्कूटर पे फलाना व्यक्ति आ रहा था जो इनको लेने। उसने कहा, आप सर कहाँ आ गए, रुकिए आप मेरे स्कूटर पे बैठिए। और बस 2 मिनट के अंदर ही वो शॉप आ गई। तो मतलब वो आमंत्रण ऐसा था कि उनको लेने के लिए पहुंचे ही नहीं और वो खुद अपने आप आ गए। मतलब एक सज्जनता, सिधाई जिसे कहते हैं। ऐसा भी हो जाता है। वैसे निमंत्रण जो होता है ना, उसमें कार्ड छपवाया जाता है जिसमें समय, उत्सव का स्थान, पता, फोन नंबर आदि सब लिखा होता है। या आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से या मैसेज द्वारा कई चीजें होती हैं, जैसे पीडीएफ या डिजिटल कार्ड बनाकर भेज दिया जाता है। यानी आधुनिक तकनीक से आर्थिक बचत के साथ साथ समय की बचत भी हो जाती है और ना मिल पाने जैसी कोई शिकायत भी नहीं रहती। और आमंत्रण में खास मौके पर खास व्यक्ति को बुलाने का संदेश यानी न्योता भेजा जाता है। निमंत्रण में पारिवारिक उत्सव, आयोजन, कार्यक्रम होते हैं। अपने जानने वाले रिश्तेदार, पास पड़ोस, मित्र आदि के पास निमंत्रण पत्र भेजा जाता है कि फला दिन आपको सपरिवार आना है और बाकायदा जलपान, भोजन आदि और रुकने की व्यवस्था होती है। यानी निमंत्रण ऐसा है कि परिवार में जो भी उत्सव होगा या आपके आस पड़ोस में, ऐसा कहा जाता है। और खासकर शादी विवाह के मौकों पर निमंत्रण दिया जाता है। जन्मदिन हो या कोई पार्टी हो या एनिवर्सरी आदि में तो आना है और इसके साथ आपको डिनर करके भी जाना नहीं। यानी निमंत्रण में पूरी व्यवस्था होती है कि आपको अगर निमंत्रण मिला है तो आप चूकिए मत, आप पहुंच जाइए। वही आमंत्रण जो होता है वो किसी स्थान को चुनकर वहाँ एक आयोजन होता है। मान ले कि किसी की पुस्तक का कोई विमोचन है या स्कूल कॉलेज का वार्षिक उत्सव है या दफ्तरों की मीटिंग आदि है, तो वहाँ पर जिनको जिनको बुलाने के लिए संदेश भेजा जाता है वे आकर 2 शब्द कहते हैं और कार्यक्रम समापन के बाद अपने घर या अब जहाँ वापस मतलब लौट जाते हैं। तो इस तरह से ये आमंत्रण और निमंत्रण के फर्क को समझा जा सकता है। और ये ध्यान भी रखना चाहिए कि भाई अगर हमें निमंत्रण देना है तो बाकायदा निमंत्रण बोल कर ही निमंत्रण दें कि इससे सामने वाला भी समझे कि हाँ आपकी अवगत होगी। और अगर आमंत्रण है तो उस तरह का करें। और देखो एक संदेश भी आ गया है कि आमंत्रण पर जाना बहुत गर्व की बात है। मुझे भी आमंत्रित किया गया एक समारोह में जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे और मुझे कविता वाचन करने में अत्यधिक आनंद आया। अंत में सभी कवियों को सम्मानित भी किया गया। तो ये अवसर बड़े यादगार होते हैं जब हम कहीं आते जाते। और अच्छा, निमंत्रण में भी जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं ना तो बहुत सारे किस्से बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। वैसे मंजरी जी, अगर प्यार से कोई किसी काम के लिए बुलाए तो जाना बनता है। हाय हाय, काहे को बुलाया मुझे बालमा, काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से, काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। जातों से बोलूं ना, जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, डोलूं ना मैं संग तेरे। जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, डोलूं ना मैं संग तेरे।
दिन मेरे कैसे जीने नहीं देगा मुझे 4 दिन प्यार आराम से, प्यार आराम से। काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार मेरे नाम से, प्यार के नाम से। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहें हाल दिल का है। काली घटाओं से ठंडी हवाओं से आओ कहें हाल दिल का। प्यार में दिन तो ढल जाता है, रात को जादू चल जाता है, दिया लगता है धड़कने पिया, आज कल शाम से, आज कल शाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। काहे को कहाँ बुलाया? कहाँ बुलाया मतलब? आपने तो कल बुलाया ही नहीं, कल अकेले अकेले मेला देख आई और नेहा को भी लेके गई। हाँ भाई मंजरी जी, हम दोनों नहीं गए थे, हमारे साथ हमारी सभी सखियां हाँ, और आमंत्रण भी नहीं दिया, निमंत्रण भी नहीं दिया। मेला घूमने चलना है। हाँ। आपको आमंत्रण निमंत्रण की क्या जरूरत, जब बोलिए तब चलेंगे। तो देखो श्रोताओं के साथ तो हम भी आ गए थे मेला घूमने। हाँ, क्या बात है। तो अच्छा, एक और हमारे जो श्रोता है वो कह रहे हैं कि व्यंजन बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन एक दिन मैंने घर पे मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए चाय बनाई, और वो चाय इतनी सुंदर बनी कि तब से आज तक घर पे चाय मुझे ही बनानी पड़ रही है। उसके बाद पत्नी कभी चाय बनाती ही नहीं। क्या बात। अब इसे प्यारी सी मीठी सी शिकायत भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए कि आपके हाथ की चाय बनी चाय घर के सदस्यों को कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल आकांक्षा, और ये संदेश जो है ना, ये सारे सखाओं को प्रेरणा दे रहा है कि भाई सुबह सुबह की चाय आप ही बनाएं और पत्नी को पिलाएं, है ना। और देखो मेरे पास एक और संदेश आया है, ये लिखते हैं कि एक बार घर पर कोई नहीं था, तब पोहा बनाया था, तो सोचो कि 1 प्लेट खा लूंगा, तो कच्चा पोहा 1 प्लेट भर के ले लिया और भिगो दिया। फिर 2 आलू और 2 प्याज काटी और कढ़ाई गैस पर रखकर जब बनाया तो पोहे से कढ़ाई भर गई, बहुत सारा बन गया, तो पूरे दिन इन्होंने पोहा खाया था। क्या बात है, मीठी मीठी यादें हैं ना। हाँ, कभी कभी ऐसे अनुभव भी हो जाते हैं। चलिए फिलहाल आज हम क्या बनाएंगे? भाई हम तो बनाने जा रहे हैं ओट्स मूंग दाल की टिक्की बनाने जा रहे हैं। ये कुछ हेल्दी एकदम हाँ, पौष्टिक सा व्यंजन लग रहा है। तो इसकी सामग्री नोट कीजिएगा कि आधा कप पीली मूंग की दाल लेनी है आपको, छिलके वाली जो पीली मूंग होती वो लेनी है, और आधा कप ओट्स लेना है, 2 टेबलस्पून ताजा दही, 3 बड़ा चम्मच कसा प्याज, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चाय का चम्मच आपको गरम मसाला चाट मसाला लेना है, और 2 चम्मच छोटा लाल मिर्च का पाउडर लेना है आपको अपनी इच्छा के अनुसार, और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला लेना है आपको, और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच कटा हरे धनिया, नमक स्वाद से, और तेल आपको सेकने के हिसाब से लेना है, जितना ज़रूरत होगी उतना आप तेल डालिएगा सेकने के लिए जी। और इसकी विधि है कि पीली मूंग की दाल धो करके आप 1 कप पानी के साथ इसको आपको उबाल लेना है। जब इसका सारा पानी सूख जाए, या तो सीटी दे दीजिए कुकर में आप, है ना, 1 सीटी के बाद ये दाल हो जाती है। अगर थोड़ी देर आप भिगोते हैं मूंग की दाल को आधे घंटे तो और भी अच्छा रहेगा, और जब ये उबल जाए तो सारा पानी
पानी सूख जाएगा। अब इसका आप पेस्ट बना लीजिए मिक्सी में डाल करके और इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। ओट्स को आप हल्का सा कढ़ाई में डाल के ऐसे ही सेक लेना है, बिना तेल डाले सेकना है। और उसके बाद इसमें बताई हुई सारी सामग्री, मूंग की दाल का पेस्ट और सब चीज़ मिला देनी, जो हरी मिर्च है, प्याज वगैरह, दही वगैरह सब मिला के अच्छे से इसकी आपको टिक्की बना लेनी है। और तवे पर आप इसको एक एक टिक्की को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सा सेक लेंगे तेल लगा करके, और किसी भी चटनी के साथ आप ये पौष्टिक टिक्की खा सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन सुबह का नाश्ता हो सकता है ये। अच्छा, खाने की बात चलिए तो हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज एकादशी है, इसलिए आज कुछ त्योहारी व्यंजन घर में बने हैं फलाहार के रूप में। हमारे घरों में शकरकंद खाया जाता है, तो शकरकंद की बिना नमक की मीठी वाली यानी गुड़ वाली टिकिया, सेव का खीर और सेव की खीर और चटपटे आलू मूंगफली बिना नमक के बने हैं। साथ ही गन्ना है, फलाहार भोग लगेगा और फिर उन्हें चूड़ी बिंदी से श्रृंगार करके फलों के साथ खोइछा देंगे, यानी तुलसी माता को। अब शकरकंद की बात करिए तो आकांक्षा एक शकरकंद का ही व्यंजन बता देते कि एक आप शकरकंद ले लीजिए, जितनी आपको जरूरत है उसको उबाल लीजिए, छील लीजिए, अच्छे से आप उसको मैश कर दीजिए। जो शकरकंद के अंदर रेशे होते हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिए। फिर आप थोड़ा सा कढ़ाई में देसी घी डालिए और उसमें पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट भून लीजिए, आप बादाम, काजू, किशमिश वगैरह वो अलग निकाल लीजिए। फिर आप इसी में ये शकरकंद डाल के हल्की सी भूनिए, फिर उसमें आप चीनी डाल दीजिए और सारे मेवे डाल दीजिए और थोड़ा सा आधा कप दूध डाल के उसको भुनने तक, अच्छे से तेल घी छोड़ने तक बना लीजिए। वो आपका एकदम व्रत में खाने लायक शकरकंद का हलवा तैयार हो जाएगा। ये हलवा मीठा मीठा। और ऐसी ही एक मीठी सी बात हमारे एक सखा ने लिखी है कि मुझे तो सारे व्यंजन बनाने आते हैं, दाल, रोटी और सब्जी और बहुत कुछ। इस बहुत कुछ में बहुत कुछ आ जाता है। तो वह ये अच्छी बात है कि आपको इतना कुछ बनाने आता है। आगे हमारे पास ये बहुत कुछ है बनाने के लिए, लेकिन इस गीत के बाद ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। को भी समझा दो, बस इतना बता दो,
हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। भाई तो मंजरी जी, अगर खाना बनाना नहीं आता है तो सही में आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अब आप थोड़ा जो रेसिपी बताने जा रही हैं ना, वो बड़ी मजेदार है। उसका पहले आपको पर्दा हटाना ही पड़ेगा। है ना? ये है गन्ने का रसियावर जी। सामग्री नोट करें। चावल 80 ग्राम, गन्ने का रस 150 ग्राम के लगभग, दूध 1 लीटर, बादाम 7 से 8 नग, काजू 7 से 8 नग, किशमिश 2 चम्मच, नारियल लगभग 100 ग्राम, इलायची पाउडर ले लीजिए आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि ऐसी है कि सारे जो मेवे हैं उनको महीन काट लें। अब कच्चे चावल को धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दें। जो दूध है बड़े बर्तन में उबालें और इसमें चावल डालकर पका लें। उधर दूसरे बर्तन में ये ध्यान रखना है कि जो गन्ने का रस है उसे दूसरे बर्तन में उसे चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म करना है और इसे तब तक गर्म करना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, और इसे आप चलाते रहेंगे नहीं तो ये जलने लगेगा। नीचे बर्तन पकड़ने लगेगा। अब दूसरी तरफ दूध, जो चावल वाला दूध है उसमें इलायची पाउडर डालें और सारे मेवे डालकर थोड़ा चलाएं, और चावल की खीर जब गाढ़ी हो तब इसमें छन्नी से छानकर जो गन्ने का रस आप गर्म कर रहे हैं उसे मिला दें। अच्छे से मिलाएं और फिर इसे ठंडा होने दें, और इसके बाद इस पे ऊपर से सूखे मेवे काट कर सजावट के लिए काटें और या फिर केसर डालकर सजाकर इसे परोसें। और अगर मिट्टी की प्याली में अगर दिया जाए तो बहुत सोने पे सुहागा, है ना? तो एक पीनट बटर की रेसिपी बता देते हैं। सामग्री है 2 कप बिना नमक की भुनी हुई मूंगफली लेनी है, छिली हुई, और 4 टेबलस्पून जैविक नारियल तेल लेना है, नारियल का तेल, और मिक्सी में एक मिक्सी का पॉट लेना है और इन दोनों को मिला करके मूंगफली और नारियल का तेल मिला करके महीन एकदम पेस्ट के बराबर पीस लेना है। फिर आप इसको बोतल में भर के फ्रिज में रखिए और जब जरूरत हो तो आप इसको पीनट बटर को ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। क्या बात है! बच्चों को बहुत पसंद आता है। पे या रोटी पे, सैंडविच में तो बहुत अच्छा लगता है ना? और अब एक गीत। झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा, कहीं तू लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना,
कभी छाँव बन के कभी धूप बन के दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए तो दिखलाए जलवे ये बेगानेपन के। जो लट लहराई, जो लट लहराई तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी। तो हमारी एक सखी ने लिखा है जो खीर है वो उसको मतलब तीखे आलू के साथ शायद खाई जाती है, उन्होंने ऐसा लिखा है जी। तो देखो एक और रेसिपी हम बताते हैं कि ओट्स रवा पालक का ढोकला। क्या बात है, बताइए। तो इसकी सामग्री है 1 बाउल ओट्स लेना है और इसे 5 मिनट तक सूखा भून ले, ठंडा होने दे, फिर बारीक पीस ले। अब इसमें दही 1/4 कप, आधा कप सूजी, आधा कप बारीक कटी पालक के पत्ते, आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, नमक अंदाज से और आधा चम्मच फ्रूट साल्ट लेना है आपको। और इसकी विधि है कि एक गहरे बाउल में ओट्स का पाउडर, उसका पाउडर बना लेना है ओट्स का, सूजी, दही, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, पानी आधा कप डालकर मिला दें और 15 मिनट तक इसको ढककर रख दें। अब इसमें पालक 2 चम्मच पालक डाल दें इसमें और पानी 2 चम्मच इसमें पानी 2 टेबल स्पून के आसपास पानी डालकर मिला दें। मिश्रण गाढ़ा रखें। स्टीम करने से पहले इसमें फ्रूट साल्ट डालना है और 1/4 कप पानी डालना है। जब बुलबुले आने लगे तो हल्के हाथ से मिलाकर गोल ढोकला की जो प्लेट जिसमें ढोकला बनाते हैं आपको उसी में आपको डालकर इसको स्टीम दे देना है 10 से 12 मिनट तक और ऊपर से करी और राई पत्ते का को तड़का दे देना है, नींबू निचोड़ दीजिए तो आपका ढोकला तैयार। और ये जो फ्रूट सॉल्ट की आप बात कर रहे थे ये दुकान पर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ये चटपटा ढोकला खाते खाते चटपटा सा गीत सुन सकते हैं।
मनोरंजन तो हो गए। बहुत सारी बातें हो गई, सखाओं के, सखियों के संदेश हो गए, लेकिन एक बात और है कि 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और हमारी सखियों और श्रोताओं के समय भी हो जाता है चाय का, है ना? एक हमारे श्रोता ने ऐसा लिखा भी है। तो उन्हें क्या, हम भी चलते हैं चाय पीने। लेते हैं विदा सभी को, आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।